हिमांशी चौधरी एक बार फिर हाजिर हूँ आदिवासी भारत से सप्ताह भर की जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर पूर्व के राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम की खबरों से। इसके बाद देखेंगे कि झारखंड चुनाव में आदिवासियत कैसे जीती। अंत में एक खबर वायनाड से भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। ब्रू जनजाति के प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को त्रिपुरा के ढलाई जिले के हडुगलाऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर दिया। यह प्रदर्शन 2020 में हुए ब्रू समझौते के वादों को पूरा न किए जाने की नाराजगी प्रदर्शित करने के लिए था। 4 साल पहले केंद्र सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम सरकारों ने ब्रू समुदाय को त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसाने का वादा किया था, लेकिन अब तक ये वादे अधूरे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें 5 हेक्टेयर कृषि भूमि देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भूमि नहीं मिली है। एक प्रदर्शनकारी का कहना था कि वे न तो व्यापार कर सकते हैं और न ही सरकारी नौकरियों की उम्मीद करते हैं, इसलिए अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे भूख हड़ताल शुरू करेंगे। तो वहीं मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव लालडिंग लियाना ने बताया कि प्रदर्शन जारी रहेगा या नहीं यह प्रशासन से मिलने वाले आश्वासन पर निर्भर करेगा। 1997 में मिजोरम में हुए जातीय संघर्ष के दौरान 37,000 ब्रू प्रवासी भागकर त्रिपुरा आए थे और उन्हें उत्तरी त्रिपुरा जिले के 6 राहत शिविरों में शरण दी गई थी। 9 चरणों में लगभग 5,000 लोग वापस लौटे, लेकिन लगभग इतनी ही संख्या में लोग 2009 में फिर से हुए संघर्ष के दौरान भागकर त्रिपुरा आ गए। 16 जनवरी 2020 को ब्रू प्रवासियों को त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसाने के लिए समझौता हुआ था। इस समझौते पर त्रिपुरा और मिजोरम की राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार ने भी हस्ताक्षर किए थे। इससे 2 साल पहले भी एक समझौता हुआ था जिसमें ब्रू प्रवासियों को वापस मिजोरम भेजने की बात कही गई थी, लेकिन प्रवासियों ने उस समझौते को अस्वीकार कर दिया था, जिसके बाद 2020 में उन्हें स्थायी रूप से त्रिपुरा में ही बसाने की बात पर सहमति बनी थी। अब रुक कर लेते हैं मणिपुर की तनावपूर्ण स्थिति का। मणिपुर और मिजोरम के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालडुहोमा ने एक इंटरव्यू में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को उनके राज्य और पार्टी के लिए बोझ करार दिया और कहा कि उनकी सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर तुलना करें तो राष्ट्रपति शासन बीरेन सिंह की सरकार से बेहतर होगा। मणिपुर सरकार ने इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे नफरत और विभाजन पैदा करने वाला बयान बताया। मणिपुर सरकार ने लालडुहोमा के बयान को दोहरा मापदंड बताया और कहा कि मिजोरम भी भूमि, आजीविका और संसाधनों पर दबाव के कारण म्यांमार से शरणार्थियों के आने पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन जब मणिपुर ऐसा करता है तो इसे आदिवासी विरोधी करार दिया जाता है। यह विवाद इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि बीरेन सिंह की सरकार मणिपुर में बढ़ती हिंसा को रोकने में असमर्थ रही है। खासकर हाल ही के हफ्तों में हुई मुठभेड़ में 10 आदिवासी लोगों की हत्या के बाद इस विवाद ने तूल पकड़ा। मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच शुरू हुई जातीय हिंसा के कारण मरने वालों की संख्या अब 260 पहुंच चुकी है। इसी वजह से बार बार बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग की जा रही है। मणिपुर सरकार ने शांति स्थापित करने के लिए कदम उठाने की बात कही है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। इस बीच असम के कार्बी आंगलोंग जिले में रह रहे कुकीज़ों शरणार्थियों की घर वापसी की प्रक्रिया शुरू करने की भी खबर सामने आई है। ये शरणार्थी पिछले साल मई में मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद विस्थापित हुए थे। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद ने सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर सहमति से उन्हें वापस भेजने का निर्णय लिया है। इस पर मणिपुर सरकार ने साफ किया है कि केवल 1961 के मापदंडों के अनुसार राज्य के वास्तविक नागरिकों को ही स्वीकार किया जाएगा। अब बात झारखंड चुनाव की। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार यानी 28 नवंबर को हेमंत सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 49 वर्षीय नेता हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री के रूप में यह चौथा कार्यकाल होगा। झारखंड के इस विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने लगभग 80% की स्ट्राइक रेट से 34 सीटें जीती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुल 43 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में हेमंत सोरेन की अगुवाई में जेएमएम को जबरदस्त सफलता मिली है। झारखंड के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को संथाल परगना में करीब 52% वोट शेयर मिला और यहाँ की 18 में से उसने 17 सीटें जीत ली। ये वही इलाका है जहाँ बीजेपी ने बांग्लादेश घुसपैठ और लव जिहाद जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए थे। झारखंड चुनाव पर लोक नीति CSDS का सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में झारखंड चुनाव से जुड़े लगभग
लगभग हर ज़रूरी पहलू को समझाने की कोशिश की गई है। यह सर्वे 12 से 19 नवंबर 2024 के बीच हुआ। इस सर्वे में 30 विधानसभा क्षेत्रों और 150 मतदान केंद्रों से कुल 3035 मतदाताओं से बातचीत की गई। सर्वे के अनुसार जेएमएम को आदिवासी क्षेत्रों में जबरदस्त समर्थन मिला। वहीं गैर आदिवासी इलाकों में जीत हासिल करने में उसके सहयोगी दलों का अहम योगदान रहा। सर्वे में मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल किया गया ताकि झारखंड के सामाजिक ढांचे का सही प्रतिनिधित्व हो सके। इस स्टडी में जेएमएम गठबंधन की जीत को 2 मुख्य कारणों से जोड़ा गया है। रिपोर्ट में पहला कारण बताया गया है कि जेएमएम ने अपने सहयोगी दलों के साथ मजबूत तालमेल बिठाकर रणनीति बनाई थी, जिसका फायदा सीधे तौर पर गठबंधन को हुआ। इसके अलावा जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जमीनी मुद्दों पर फोकस किया। जेएमएम ने आदिवासियों और आम जनता से जुड़े स्थानीय मुद्दों को उठाया। इसके साथ ही महिलाओं को सम्मान राशि देकर वोटर्स को एकजुट किया। दूसरी ओर भाजपा ने जेएमएम सरकार पर भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठ करवाने का आरोप लगाकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने जेएमएम की नीतियों और कामकाज पर भरोसा दिखाया। अब चलते हैं केरल। केरल के वायनाड जिले के कोलीमुला पनिया आदिवासी बस्ती में वन विभाग द्वारा 3 आदिवासी परिवारों की झोपड़ियां गिराने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद विरोध बढ़ा और आदिवासी संगठनों ने थोलेपट्टी रेंज ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। आदिवासी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे आदिवासियों को जंगल में रहने का अधिकार देने वाले वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन बताया। ये घटना उस इलाके में हुई जहां दिन के उजाले में भी जंगली हाथी घूमते रहते हैं। इन आदिवासियों के घरों को रात के समय तोड़ दिया गया, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं और बच्चों वाले परिवार को जंगल में रहना पड़ा। ग्राम पंचायत ने पहले इन परिवारों को सरकारी योजना के तहत मकान आवंटित किए थे, लेकिन इन घरों का निर्माण अधूरा छूट गया था, जिससे कुछ परिवार झोपड़ियों में रहने को मजबूर हो गए थे और अब अधिकारियों ने इनकी झोपड़ी तोड़कर इन्हें बेघर कर दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर मुख्य वन संरक्षक के.एस. दीपा ने सेक्शन 1 अधिकारी टी. कृष्णन को निलंबित कर दिया है। वन मंत्री ए.के. शशींद्रन ने घटना की निंदा करते हुए प्रभावितों के लिए अस्थायी डॉर्मेट्री और घर पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया है। वहीं मानवाधिकार आयोग और जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आदिवासी भारत से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए मैं भी भारत। धन्यवाद।